इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अगले लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। उसमें ये बात भी कहा कि जो कंसेप्ट होता है उसको समझ लेने के बाद हमें कोई भी सब्जेक्ट आसान हो जाता है समझना। तो आज हम लोग जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के नेचर और स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट को जो एक जनरल फिनोमेना है कि नेचर माने होता क्या है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग के नेचर के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसके स्वभाव से हम परिचित होते हैं, वैसे ही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अगर नेचर की बात हम करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सराउंडिंग होती है उस सराउंडिंग में जो कुछ भी हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और जो कुछ भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, उससे हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो होता है, मैंने पहले भी बताया कि इंडस्ट्री में जो आपकी सर्टेन बिहेवियर होती है, सर्टेन बिहेवियर पैरामीटर्स होते हैं, और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो हम एक्चुअली कैसे हैं अपने पर्सनल लाइफ में उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अपनी बातों को जिस भी पोजीशन पे हम हैं, आपको सबको पता है कि हमारे 3 लेयर्स है, 3 टियर पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो हम जिस भी लेवल पे हैं उस लेवल पे हमें किसी न किसी रूप में लोगों से डील करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सिंपली इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर इन दी वर्क प्लेस। अगर हम जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हम लोगों के बिहेवियर को अगर हम समझ पाते हैं, और बिहेवियर समझना इतना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि बिहेवियर इज़ द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। जो इंसान होता है वो उसकी जो सराउंडिंग होती है, कोई भी इंसान का जो नेचर बनता है उसके पीछे डिपेंड करता है उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका चाइल्डहुड कैसा बीता, उसके माँ बाप की जो लालन पालन पोषण रहा वो कैसा रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि कोई भी पर्सनालिटी बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 फैक्टर पे काम करता है। एक इनहेरिटेड जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है उस व्यक्ति के अंदर, और दूसरा होता है उसका लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह की भी शिक्षा दीक्षा वो अर्न करता है उस बेसिस पे। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट नेचर है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का वो है इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन द वर्क प्लेस। तो जो इंडिविजुअल है उसकी बिहेवियर की स्टडी को करना ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि जो साइकोलॉजी होती है वो एक इनटेंजिबल फैक्टर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसे हमें महसूस करना पड़ता है। जैसे सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सेंटिमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको उस व्यक्ति के बिहेवियर से जज करना होता है, उस बिहेवियर से ऑब्जर्व करना होता है, और जो स्पेशली आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप डील करना होता है। चाहे अगर आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और एक मैनेजर जो है वो सैंडविच कंडीशन में होता है, उसको हायर अथॉरिटीज़ को भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वहाँ पे अकाउंटेबल होता है, और उसके साथ साथ वो लोअर सेगमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सैंडविच मैन होता है, जो सैंडविच कंडीशन होती है वो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं नेचर है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का वो है उसका नॉलेज, स्किल और एबिलिटी। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज हम अर्न करते हैं, एक उसका एक प्रोसीजर है कि डेटा में कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट्स इनटू नॉलेज, और नॉलेज एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हम अर्न करते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा से एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से। और नॉलेज में बिकम द इंटेलिजेंस, और उसके आगे की डिग्री भी वो विजडम क्रिएट कर लेता है, विजडम में चला जाता है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस्ड होते चले जाते हैं हमारा एक इंसाइट ओपन होता है और हम विजडम भी पोजेस करने लगते हैं। स्किल्स की जहाँ तक बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंट में आपके जो टेक्निकल नो हाउ को अंडरस्टैंड करना वो स्किल के माध्यम से। स्किल को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे ह्यूमन स्किल हो सकता है,
टेक्निकल स्किल हो सकता है और कंसेप्चुअल स्किल हो सकता है। कंसेप्चुअल स्किल तो हम लिटरेरी पढ़ के जान सकते हैं। ह्यूमन स्किल जब तक हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन नहीं करते हैं, हमें ह्यूमन स्किल नहीं पता चलती। इंसान को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के बीच समय बिताना होता है, तभी आप इंसान को समझ पाएंगे। आपका नेचर चाहे जैसा भी हो, आप चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन जब आप ऐसी पोजीशन पे आते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे आते हैं या ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे आपको लोगों को डील करना होता है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू नीड टू ऑब्जर्व पीपल। और तीसरी जो कह सकते हैं कि तीसरा जो पार्ट है इसका, नॉलेज स्किल के अलावा एबिलिटी। एबिलिटी तो डेवलप होती है इंसान की उसके एक्सपीरियंस से, उसके एक्सपेरिमेंट्स से, उसके कह सकते हैं कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है, उससे वो अपनी एबिलिटी को निखारता है। जैसे कहते हैं कि रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो एबिलिटी तो आप जितना ज़्यादा उसका अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एबिलिटीज़ इम्प्रूव होगी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। दूसरा है उसका साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स। जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अगर हमें डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करना है, हमें एक स्ट्रेटजिकल टूल डेवलप करना है, तो ऐसे टाइम पे आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा एस्पेक्ट्स है उसका नॉलेज स्किल और एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना। अब ऑर्गेनाइजेशंस में हायरिंग, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉई रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है जिसे प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ के देखा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो नेचर है, इन मैनेजमेंट कंटेक्स्ट हम बात करें तो वो आर्टिस्टिक भी है और साइंटिफिक भी है, और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक दोनों है। तो मैनेजमेंट में कहा भी जाता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट साइंस बोथ। अब स्कोप की बात करें तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि स्कोप होता क्या है। स्कोप को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र, और क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ईच एंड एवरी एक्टिविटी को जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको कवर करता है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को जज करते हैं, अप्रेज करते हैं। और क्या होता है कि वो एक मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सब उसका एक पार्ट होता है जहाँ से हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप हमेशा मजबूत बने रहें, और वो मजबूती तभी आती है जब वहाँ पे प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके कारण लोगों का जो वर्क कल्चर है उतना स्ट्रांग नहीं होता कंपेयर टू प्राइवेटाइजेशन, कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इसलिए भी आज कोविड का दौर चल रहा है, आप सब हम सब उससे प्रभावित हैं, जिसके कारण हम लोग ये ऑनलाइन क्लास में अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले दौर में जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ों को देखेंगे, आज वर्क फ्रॉम होम एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट हो गया है। अब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी जाता है और अपनी पूरी यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए घर से ही देता है तो भी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि 10 to 5 वो अपना टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्पेंड करें। तो हम चूँकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बात करते हैं, आपको बुक्स में बहुत सारा मटेरियल इसके बारे में मिल जाएगा, नेचर के बारे में भी, स्कोप के बारे में भी, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कोप का पर्पस क्या होता है। स्कोप का पर्पस होता है कि ढेर सारा जो उसका एलिमेंट्स है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहाँ कहाँ टच करता है। तो अगर हम नेमली बात करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, असेसमेंट्स, लीडरशिप एस्पेक्ट्स को भी ये कवर करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी कवर करता है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, आपका काउंसलिंग, सेल्फ कंसेप्ट, मोराल, वर्क कल्चर, इन सारी चीज़ों को जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी डील करता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है,
बहुत ही वाइड है। और जब अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखें तो ये एक परफॉर्मेंस को जज करने का एक टूल है, एम्प्लॉयर इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में भी एक फ्रेंच एंड बेल की किताब है, आप लोग उसको कंसल्ट करिएगा। ओडी की बेस्ट बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि ओडी कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन जनरल अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ज़्यादातर जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है आपको फॉरेन राइटर्स के मिलते हैं। इंडियन राइटर्स ऑथर्स ने अभी हम कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा इस पे वर्क किया हुआ है, तो हमें ज़्यादातर जो है फॉरेन ऑथर्स के एग्जांपल्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें, स्पेशली बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, तो वहाँ पे हमें जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो इंडियन एग्जांपल्स भी मिलेंगे। लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लीडर कोई बनता नहीं, कोई कह नहीं सकता कि आई एम ए लीडर। वो लीडर तो एक क्वालिटी होती है जिसके ऑटोमेटिक फॉलोअर्स होते हैं। और लीडरशिप कह सकते हैं कि एक मैनेजर भी एक लीडर होता है, लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर होता है, जहाँ पे वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कोलैबोरेट करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, और उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी स्ट्रेटजिकल जो मूव्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने पहले वाले भी लेक्चर में आपको बताया था कि वी ऑल आर डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि समवन इज़ एबल एंड समवन इज़ नॉट एबल। एवरीवन इज़ एबल, डिफरेंटली एबल। कई बार हो सकता है कि समवन मे पोजेस द आर्टिस्टिक थिंग, समवन मे पोजेस द टेक्निकल थिंग्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्निकल को एबल मानेंगे और जो आर्टिस्टिक है उसको डिसेबल मानेंगे या नॉट एबल मानेंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो फिलॉसफी है वो यही हमको सिखाती है कि कैसे हम यूनिकनेस को यूटिलाइज करें प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के कंटेक्स्ट में। एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में एटीट्यूड को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, दोनों का कोई ना कोई असर हमारे डे टू डे लाइफ में पड़ता है। एटीट्यूड एक टोटली साइकोलॉजिकल पैरामीटर है। एटीट्यूड को आप किसी के शब्द से नहीं समझ सकते, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसके बिहेवियर को नहीं देखेंगे, एटीट्यूड किसी का समझ में नहीं आता। लेकिन जो एटीट्यूड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद वैल्यू सिस्टम भी है। हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है वो बहुत ही ज़्यादा एथिकल है। यहाँ पे सही गलत हमारे शास्त्रों में भी परिभाषित है। हमें डे टू डे लाइफ में हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते रहते हैं, झूठ सच ये सारी चीज़ें हमें बताते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो इस्तेमाल होता है हमारे वर्क लाइफ में भी होता है। अगर हम चीज़ों को एथिकली करते हैं, जैसे टाटा एक ऐसा कॉरपोरेट हाउस है, रतन टाटा के बारे में अगर हम बात करें, जो कि बिजनेस में प्रॉफिट तो चाहते हैं लेकिन वो एथिक्स के साथ चाहते हैं। CSR को एक इम्पॉर्टेंट इशू माना जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस जो है आप कह सकते हैं वो। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसी तरह से लेते हो। कुछ लोग उसको मैनिपुलेट भी करते हैं। गवर्नमेंट से टैक्सेस में रिबेट लेने के लिए वो CSR को फॉलो करते हैं। लेकिन रतन टाटा की अगर हम बात करें तो उनकी जो इनबिल्ट कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पे वो अपने वैल्यूज़ को लेके बहुत ही कंफर्म है, बहुत ही डिटरमाइन है। और सेल्फ कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दुनिया को कितना भी समझ लें लेकिन पहले अगर हम खुद को ना समझ पाएँ तो फिर आप कभी भी सही डिसीजन मेकर नहीं हो सकते, कभी भी आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले सकते, कभी भी आप लोगों को समझ नहीं सकते। इसलिए आप दुनिया को कितना भी समझना चाहे, सबसे पहले आपको खुद को अपने आप को समझना होता है। मोराल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम टीम स्पिरिट की बात करें, टीम को कोलैबोरेट करने की बात करें, कोऑर्डिनेट करने की बात करें, तो मोराल के बेस पे ही हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई भी टीम जो विनर होती है उसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो बस एक दूसरे को बकअप करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं से मोराल के रूप में काम करता है। जब हमारा मोराल डाउन होता है, नीचे की तरफ होता है, मोराल एक स्पोर्ट्स का टर्म है, मोराल एक मिलिट्री का टर्म है, जहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मनोबल ऊपर है तो उस मनोबल से वो कोई भी जो उसका टारगेट है उसको वो अचीव कर सकता है। और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का ये काम है कि वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को, हमेशा अपने जो वर्कर को हमेशा मोटिवेटेड रखे
और वो चाहे जो भी फैक्टर हो, चाहे सैलरी से रखे, वेजेस से रखे, वर्क इन्वायरमेंट से रखे, फैसिलिटीज़ दे के रखे, या वेलफेयर आस्पेक्ट या सेफ्टी आस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको वो मोराल के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में यूज़ कर सकता है। उसके बाद एक और फैक्टर आता है, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ की अगर हम बात करें, तो उसके बाद आपका वर्क कल्चर। अगर हम पूरी चीज़ों को एनालाइज करें, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जहाँ पे हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर की बात की जाती है, तो वहाँ पे वर्क कल्चर को स्ट्रॉन्ग करना, वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना, वर्क कल्चर एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जहाँ पे जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ के एम्प्लॉई मोटिवेटेड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वर्क कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल लीडर का भी होता है। अगर लीडर आपका ऐसा है जो कि बॉटम से लेके टॉप तक हर जगह पहुँच सकता है, और पहुँचने का केवल फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, या ऐसा नहीं कि उसको रोज़ ऑब्जर्व करना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है। पहुँचने का मतलब ये होता है कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और अगर हमारे सेंटिमेंट्स सामने वाले के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसके सामने न होते हुए भी उसको अपना 100% वहाँ पे डिवोट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो कि अप्लाइड पेपर है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है तो आप इसके नेचर से भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। बस अब मैं तो एक लेक्चर के माध्यम से आपको वही सब चीज़ें याद दिला रहा हूँ कि आप उसको याद करिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो आप मुझसे बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। और नेचर के साथ स्कोप का मतलब ये होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, आपका जो सिलेबस है अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का स्कोप के रूप में आप समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग किताबें पढ़ते रहिए, इंटरनेट के माध्यम से भी नॉलेज लेते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर के साथ आप अपना नाम ज़रूर लिखें। कई लोगों का जो नाम मुझे नहीं पता चल पाता, क्योंकि हो सकता है कि उनकी यूट्यूब जो आईडी है वो दूसरे नाम से भी होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना नाम और रोल नंबर वो ज़रूर वहाँ पे कर दें, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आपने मेरे इस लेक्चर को सुना है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए और घर से पढ़ाई करते रहिए। ये चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन इसी चैलेंजिंग टाइम में हम कुछ नई चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, नई चीज़ों को अर्न कर सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा समय तो नहीं है, लेकिन हम इसको भविष्य में आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना देर सुनने के लिए।